Assalamu alaikum pre-9th. How are you? I hope you all are fine. Today we are going to discuss सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम. ठीक है, लास्ट लेक्चर के अंदर भी हमने इसको थोड़ा सा देख लिया था. इसके कुछ स्टेप्स हम लोगों ने इसके पढ़ लिए थे. आई थिंक ऑब्जर्वेशन तक हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर ठीक है पढ़ लिया था. तो आज के लेक्चर में हमने अगला इसका स्टेप पढ़ना है सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व किया जाता है. तो हम लोगों ने पढ़ा था क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस एंड क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस के बारे में पढ़ा था और उसके बाद हमने थोड़ा सा हाइपोथेसिस के बारे में भी डिस्कस किया था. तो आज के लेक्चर के अंदर हमने प्रॉपर हाइपोथेसिस की फॉर्मुलेशन पढ़नी है कि हाइपोथेसिस को किस तरह से बनाया जा सकता है. अच्छा, अब हाइपोथेसिस को डिवाइस करने के नंबर ऑफ़ वेज़ हैं, बहुत सारे तरीके हैं. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेथड हम लोग यूज़ करते हैं उसमें यही है कि हम ऑब्जर्वेशंस के ज़रिए से एक स्टेटमेंट बना लेते हैं. ठीक है, जब जो भी हम डाटा गैदर करते हैं, इंफॉर्मेशन गैदर किसी चीज़ के बारे में करते हैं, तो उस ऑब्जर्वेशन की बेस पर हम एक स्टेटमेंट, जनरल सी स्टेटमेंट हम ना बना लेते हैं. ठीक है, तो वो जो जनरल सी स्टेटमेंट होती है उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोथेसिस. ठीक है, अब वो हाइपोथेसिस जो होता है वो गलत भी स्टेटमेंट हो सकती है, वो ट्रू भी हो सकती है. ठीक है, और वो गलत या ट्रू सही, वो इस बात का फैसला क्या करेगा, इस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का जो मेथड है उसका नेक्स्ट स्टेप वो करेगा. ठीक है, उसको हम लोग देखने से पहले ये देखेंगे कि हाइपोथेसिस किस तरह से बनता है. फर्स्ट ऑफ ऑल बायोलॉजिस्ट जो काम कर रहे होते हैं किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के पर, वो उसके मुतालिक सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, सारी ऑब्जर्वेशंस ले लेते हैं, चाहे वो क्वालिटेटिव है या फिर क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस हैं. फिर उन ऑब्जर्वेशंस को, सारी इन्फॉर्मेशन को एक डाटा की फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं. ठीक है, एक प्रॉपर उसकी अरेंजमेंट कर लेते हैं. ठीक है, और उस डाटा की बेस पर एक स्टेटमेंट कंस्ट्रक्ट करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपोथेसिस. इसकी अगर हम लोग डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन ये होती है, द टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड हाइपोथेसिस. ठीक है, कि जब हम लोग ऑब्जर्वेशन को एक स्टेटमेंट की फॉर्म में एक्सप्लेन करते हैं तो उसको बोलते हैं हाइपोथेसिस. अब हाइपोथेसिस किस तरह का होना चाहिए, उसके कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं जिसमें ये वाले जो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं वो ये करैक्टरिस्टिक्स हैं. फर्स्ट करैक्टर क्या है, इट शुड बी अ जनरल स्टेटमेंट. मैंने आपको ये बात पहले ही बताई कि कोई भी एक जनरल स्टेटमेंट होनी चाहिए जो कि ऑब्जर्वेशन की बेस पर होनी चाहिए, जो बायोलॉजिस्ट ने इंफॉर्मेशन इकट्ठी की होती है उसकी बेस पर होनी चाहिए. उसके बाद इट शुड बी अ टेंटेटिव आइडिया. ठीक है, एक टेंटेटिव आइडिया होना चाहिए. ठीक है, जिसको हम लोग एक्सप्लेन ईजिली कर सकें, इस तरह का आइडिया होना चाहिए. एक स्टेटमेंट इस तरह की होनी चाहिए. उसके बाद इट शुड एग्री विद अवेलेबल ऑब्जर्वेशन. वही सेम बात कि जो ऑब्जर्वेशन की बेस पर हम लोग स्टेटमेंट बनाएंगे वही हाइपोथेसिस कहलाएगी. उसके बाद क्या, इट शुड बी केप्ट एज सिंपल एज पॉसिबल. जितना सिंपल होगा उतना हमें उसको समझने में आसान होगा. ठीक है, इट शुड बी टेस्टेबल एंड पोटेंशियली फाल्सिफाइबल. अब स्टेटमेंट इस तरह की हो सकती है कि ज़रूरी नहीं है कि वो एक हतमी स्टेटमेंट नहीं हो सकती. ठीक है, वो एक जनरल स्टेटमेंट हो सकती है जिसके बारे में हम लोग कुछ गलत भी कह सकते हैं या दोबारा उसको टेस्ट भी किया जा सकता है कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है. ठीक है, फिर क्या होता है कि हाइपोथेसिस को बनाने के लिए जो बायोलॉजिस्ट होते हैं वो रीजनिंग की मदद लेते हैं उसको फॉर्मुलेट करने के लिए. रीजनिंग क्या होती है, लॉजिक्स. ठीक है, लॉजिक्स की बेस पर वो कोई ना कोई हाइपोथेसिस वो जो स्टेटमेंट होती है वो बायोलॉजिस्ट बनाते हैं. ठीक है, मतलब ये है कि कोई भी चीज़ की अगर ऑब्जर्वेशन करेंगे तो पहले उसकी लॉजिकली वो थिंक करेंगे कि हाँ ये इसके बारे में ये वाली बात ठीक है, तो हम इसको एज अ हाइपोथेसिस कंसीडर कर लेते हैं. समझ आई मेरी बात की. जो नेक्स्ट स्टेप है वो है डिडक्शंस. ठीक है, डिडक्शंस हम लोग किसको कहते हैं, रिज़ल्ट को. ठीक है, कोई चीज़ डिड्यूस करना, कोई चीज़ निकालना, रिज़ल्ट निकालना किसी चीज़ का, उसको हम लोग बोलते हैं डिडक्शंस. ठीक है, अब क्या होता है कि हाइपोथेसिस जब बन जाता है, एक स्टेटमेंट बन जाती है, तो वहाँ से जो बायोलॉजिस्ट होते हैं वो रिज़ल्ट्स निकालना शुरू कर देते हैं. ठीक है, रिजल्ट्स निकालना, जैसे फॉर एग्जांपल एक बंदे ने पहली प्रॉब्लम ये ऑब्ज़र्व की कि पत्तों का कलर जो होता है वो ग्रीन होता है. ठीक है, उसके बाद किसी ने हाइपोथेसिस इसका क्या बनेगा कि इसके अंदर कोई ऐसा केमिकल है जिसकी वजह से पत्तों का कलर ग्रीन है. फिर रिडक्शन की तरफ आते हैं. रिडक्शन क्या होता है, रिज़ल्ट से हमें ये पता चलता है कि रिज़ल्ट से हमें ये पता चलता है कि वो केमिकल कौन से वाला है. ठीक है, क्लोरोफिल है ना, क्लोरोफिल की वजह से पत्तों का कलर जो होता है वो ग्रीन होता है. तो इस तरह से ये बनता है. और एक और बात कि जो हाइपोथेसिस होता है वो सिर्फ एक ही हाइपोथेसिस नहीं होता. एक कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ये एक कोई ऑब्जर्वेशन है, तो उससे रिलेटेड नंबर ऑफ़ हाइपोथेसिस बनाए जाते हैं. कोई एक तो कंसीडर सही होगा उसमें से. ठीक है,
फॉर दिस पर्पस हाइपोथेसिस इज टेकन एज ट्रू एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आर ड्रान फ्रॉम इट। अब देखिए जब डिडक्शन बनानी होती है तो उस वक्त क्या होता है कि हमने हाइपोथेसिस को सही कंसीडर करना होता है कि हाँ ये ठीक है, इसके बारे में यही हो सकता है, तभी तो हम उससे कोई रिजल्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, जनरली इफ़ अ पर्टिकुलर हाइपोथेसिस इज ट्रू देन व्हेन वन शुड एक्सपेक्ट अ सर्टेन रिजल्ट। देखिए अगर तो हाइपोथेसिस ठीक होगा तभी तो हम उसमें से कोई रिजल्ट निकाल सकते हैं। ये ज़रूरी बात नहीं है कि वो ठीक ही हो, लेकिन हमने उसको कंसीडर ठीक करना है कि ये हाइपोथेसिस ऐसे ही है। ठीक है, तभी हम किसी ना किसी रिजल्ट की तरफ आएंगे। और अगर अब देखें अब वो रिज़ल्ट भी गलत हो सकता है, वो हमें कैसे पता चलेगा? वो हमें इसके नेक्स्ट स्टेप से पता चलेगा। दिस इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ इफ़ देन लॉजिक। इफ़ देन लॉजिक के ज़रिए से आप डिडक्शन को बना सकते हैं। अब इफ़ देन लॉजिक क्या होती है? मतलब ये कि हमने एक चीज़ के बारे में ये कहना है कि अगर ये चीज़ है तो ऐसे होगा। ठीक है, हम अक्सर ये बात करते हैं ना, तो ये लॉजिक हम लोग देते हैं। अब मैं आपको इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ। ठीक है, अब देखें बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं कि अगर, अब मैं वर्ड यूज़ कर रही हूँ ना अगर, इफ़ का। ठीक है, ये पहली मैं स्टेटमेंट देने लगी हूँ कि अगर जो चिड़िया है, स्पैरो है, उसके बर्ड्स होते हैं, सॉरी उसके विंग्स होते हैं। ठीक है, उसके विंग्स होते हैं, तो इसका मतलब ये है जो जितने भी दुनिया में परिंदे हैं, ठीक है, उनके भी विंग्स होने चाहिए, उनके भी पर होने चाहिए। ठीक है, तो अगर चिड़िया के पर हैं तो जितने भी परिंदे उनके भी पर हैं। इफ़ स्पैरो हैज़ विंग्स देन ऑल द बर्ड्स हैव विंग्स। ठीक है, तो इफ़ एंड देन लॉजिक इस तरह से बनती है। इस लॉजिक की बेस पर हम लोग डिड्यूस करते हैं रिजल्ट्स को। ठीक है, हाइपोथेसिस से। नेक्स्ट स्टेप एक्सपेरिमेंटेशन। और ये पूरे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के अंदर जो मेथड हम लोग यूज़ करते हैं उसके अंदर जो बेसिक स्टेप है वो एक्सपेरिमेंटेशन ही है। आप ऑब्जर्वेशन कर लो, हाइपोथेसिस कर लो, उसके बाद आप डिडक्शंस उसमें से निकाल लो, लेकिन एट द एंड जिस चीज़ ने उस हाइपोथेसिस या डिडक्शंस को, रिजल्ट्स को गलत या सही साबित करना है, वो एक्सपेरिमेंटेशन होती है, तजुर्बा। ठीक है, हम लोग सारी प्रॉब्लम देख लेते हैं, उसको हाइपोथेसिस बना लिए कि ये इसकी वजूहात हो सकती हैं, ये लॉजिक्स हो सकती हैं, लेकिन वो प्रूफ कैसे होगी चीज़? वो एक्सपेरिमेंटेशन के ज़रिए से होगी। ठीक है, जब हम लोग किसी चीज़ का एक्सपेरिमेंट करते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि ये चीज़ सही है या गलत है। ठीक है, तो बायोलॉजिस्ट परफॉर्म्स एक्सपेरिमेंट्स टू सी इफ़ हाइपोथेसिस आर ट्रू और नॉट। एक्सपेरिमेंट्स क्यों किए जाते हैं? ताकि हम लोग हाइपोथेसिस को गलत या सही साबित कर सकें। द डिडक्शंस विच आर ड्रॉन फ्रॉम द हाइपोथेसिस आर सब्जेक्टेड टू रिगोरस टेस्टिंग। मतलब ये कि जो हम लोग डिडक्शंस हाइपोथेसिस से ड्रॉ करते हैं उसकी हम लोग टेस्टिंग करते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद एक्सपेरिमेंटेशंस करते हैं, फिर हमें पता चलता है कि इसमें से कौन सा हाइपोथेसिस करेक्ट है। ठीक है, द इनकरेक्ट हाइपोथेसिस आर रिजेक्टेड। मैंने आपको बताया था ना कि एक से ज़्यादा हाइपोथेसिस बनाए जाते हैं ताकि उसमें से जो गलत होते हैं वो रिजेक्ट हो जाते हैं और जो सही होते हैं वो एक्सेप्ट हो जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन। हम लोग अब ये सेकंड लास्ट स्टेप इसका पढ़ रहे हैं, समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स। ठीक है, अब क्या होता है कि हमने एक्सपेरिमेंट्स कर लिए, हमें पता चल गया कि कौन सा हाइपोथेसिस ठीक है। इसकी बेस पर हमने क्या करना है, अब हमने रिजल्ट्स बनाने। ठीक है, बायोलॉजिस्ट गैदर एक्चुअल क्वांटिटेटिव डाटा फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स। जब एक्सपेरिमेंट कर लिया तो उसके बाद हमने उसमें से क्वांटिटेटिव डाटा को इकट्ठा कर लेना है। ठीक है, जो मतलब हमें पता चल गया कि ये चीज़ वाकई ठीक हो गई। ठीक है, तो हमने वहाँ से सारी चीज़ें इकट्ठी करनी शुरू कर देनी है, तो हमें उसके बाद हमारे रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। डाटा फॉर ईच ऑफ द ग्रुप इज़ एवरेज्ड एंड देन कंपेयर्ड स्टेटिस्टिकली। अब बेटा बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के अंदर पता है क्या होता है, दो ग्रुप्स बनाए जाते हैं। अच्छा, मैं आपको इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ। देखिए, जैसे मैंने एमफिल किया है ना, ठीक है, तो आप जब बड़ी क्लासेस में जाते हैं ना तो आप इसी तरह जैसे ये पूरा प्रोसीजर है ना, हमें भी एक पूरा प्रोसीजर करना पड़ता है। ठीक है, कोई ना कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम ना करनी पड़ती है, आपको सॉल्व करनी पड़ती है। इसी तरह से मैंने भी की थी। ठीक है, तो मैंने जो ये पी होता है ना, मटर, ठीक है, इसके प्लांट्स के ऊपर मैंने काम किया था। तो मैंने इस तरह से दो ग्रुप्स बना दिए थे। ठीक है, मैंने एक फर्टिलाइज़र चेक करना था कि ये वाला फर्टिलाइज़र मटर के पौधों के लिए अच्छा है या नहीं है। ठीक है, तो मैंने दो ग्रुप्स बना दिए। एक मटर के ग्रुप को मैंने फर्टिलाइज़र दिया और दूसरे मटर के ग्रुप्स को मैंने नहीं दिया। ठीक हो गया। तो फिर क्या हुआ, फिर जो जिसकी ग्रोथ ज़्यादा अच्छी होगी तो इट्स मीन कि फर्टिलाइज़र काम कर गया। इस तरह से हम लोग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। तो इसी तरह से ग्रुप का जो डाटा होता है सारा, उसकी हम लोग एवरेज निकाल लेते हैं। उसके बाद फिर स्टैटिस्टिकली उसका मैथमेटिकली एनालिसिस करते हैं पूरा। ठीक है, वो आप लोग जब बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस क्या होते हैं। ये सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसकी मदद से हम लोग
पूरे डाटा को कंपेयर करते हैं, जो भी हमने रिसर्च के ज़रिए से डाटा इकट्ठा किया होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें से कंक्लूजन निकालते हैं और अपने रिजल्ट्स निकालते हैं। एंड दिस इज़ द लास्ट स्टेप ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। इसमें क्या होता है कि जो हम लोग रिजल्ट्स निकाल लेते हैं ना अपनी पूरी रिसर्च से, हमने पूरी रिसर्च की ना, एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया, हमने एक्सपेरिमेंट्स कर लिए, सारा कुछ कर लिया, रिजल्ट निकालने के बाद हमने रिजल्ट ऐसे तो नहीं ना फेंक देने, हमने कितनी रिसर्च की है, साइंटिस्ट ऐसे ही तो करते हैं, बायोलॉजिस्ट भी। फिर वो क्या करते हैं, वो बुक्स के अंदर अपना काम पब्लिश कर देते हैं, ठीक है। और उसके अलावा इंटरनेशनली या नेशनली सेमिनार्स होते हैं, मीटिंग्स होती हैं, और आपके कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी मीटिंग्स होती हैं, ठीक है, सेमिनार्स होते हैं, जिसके अंदर वो अपना काम जो है वो पेश करते हैं या दूसरों को भी बताते हैं, ठीक है। तो इस तरह से दूसरों को भी पता चलता है कि हमने ये काम किया है इस प्रॉब्लम पर, तो हमारे ये रिजल्ट्स निकले हैं, ठीक है। तो इससे होता क्या है, एक तो ये होता है कि दूसरे लोग भी फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे मैंने मटर के पौधों पे रिसर्च की ना, तो अब मेरा काम जो भी लोग देखेंगे उनको भी पता चलेगा कि अच्छा इस फर्टिलाइज़र का मटर के पौधों पर यही इफेक्ट हुआ था, ठीक है। तो इस तरह से दूसरों को भी फ़ायदा होता है, ठीक है। तो लास्ट स्टेप क्या था, रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स, कि हम रिजल्ट्स की रिपोर्ट बनाते हैं, रिपोर्ट करते हैं उनको, ठीक है। That was all about today's lecture. I will see you in the next lecture. Till then, take care of yourself and Allah Hafiz.